नमस्कार। प्रणाम इंडिया, न्याय की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लालू ने फोड़ा नीतीश बम। लालू ने ऐसा धमाका कर दिया है कि बिहार में सुलग गई है राजनीति। बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है? जितने मुंह उतनी बातें, जितने नजर उतना नजरिया। लेकिन समझने और समझाने के लिए बिहार और बिहार की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार को राजनीति समझने के ख्याल से बहुत उर्वर प्रदेश समझा जाता है। अगर राजनीति समझनी हो तो बिहार की पॉलिटिक्स को समझिए। यूं ही कोई 15-16% वोट लेकर 2 दशक से सत्ता में नहीं है। कुछ तो बात है नीतीश कुमार में, उनकी सियासत में, कि हर कोई उनका वेलकम कर रहा होता है। वो वेलकम आज कुछ तस्वीरों में हम बताएंगे। तस्वीरें आपके साथ चल रही हैं, लेकिन मैं पहले स्टिल फोटोज पर आता हूं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। निश्चित रूप से इस पर भी गौर कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बात जारी रखता हूं कि लालू प्रसाद जी ने जो नीतीश बम फोड़ा, क्या कह दिया। बोलते चलते बड़े आराम से, लालू जी की शैली ही यही है कि नीतीश कुमार जब चाहे तब चले आवे, स्वागत है, वही हमेशा चले जाते हैं, मिलकर काम करेंगे। इस आशय में, इस शब्द इधर उधर हो सकते हैं बातचीत में, लेकिन लालू प्रसाद जी ने इन्हीं शब्दों में तकरीबन नीतीश कुमार जी को निमंत्रण दिया। अब ये निमंत्रण इस पृष्ठभूमि में दिया गया कि तेजस्वी प्रसाद जी ने एक दिन पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए अब उनके यहाँ दरवाजे नहीं हैं। वो भी एक भाव की ही बात कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी को महागठबंधन में जगह देने के ख्याल से उन्होंने लगभग मना कर दिया था। लेकिन लालू जी ने तुरंत अलग दूसरा बयान दे दिया। अब फिर तेजस्वी जी का बयान आया कि अब आप बार बार पत्रकार लोग पूछेंगे तो आप लोग को ठंडा करने के लिए उन्होंने कुछ कह दिया। यानी उन्होंने दोनों के बयानों को मिलाकर देखा जाए तो कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता है। लेकिन प्रश्न है कि दोनों बयानों को मिलाकर क्यों देखा जाए, अलग अलग क्यों नहीं देखा जाए। अलग अलग देखा जाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी के बयान को लालू प्रसाद काटते हैं, लालू प्रसाद के बयान को तेजस्वी काटते हैं लगभग। ऐसा क्यों हो रहा है, इस राजनीति पर भी हम बात करेंगे, क्यों हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जो बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के एक वर्ग जो ये चाहता है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहें, ये वर्ग जेडीयू में भी है, बीजेपी में भी है, इसके अलावा इस पूरे इकोसिस्टम में भी है, और इसके समांतर दूसरा वर्ग भी है जो नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहे, जो चाहता है किसी तरीके से एनडीए से बाहर आ जाए, इंडिया गठबंधन में आ जाए, केंद्र में सरकार गिर जाए, बिहार में तख्ता पलट हो जाए। ये दो किस्म की मोटे तौर पर राजनीति है, और दोनों ही राजनीति में नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल रहे हैं। दोनों ही दर्शक वर्ग में भी, दोनों ही थिंक का जो थिंकिंग एरिया है उसमें भी दोनों एक्सेप्टेबल रहे, और एक्सेप्टेबल रहने की भी एक परिस्थिति होती है। उस परिस्थिति को कौन बनाता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के एक्शन रिएक्शन पर भी हम बात करने वाले हैं कि नीतीश कुमार बोल क्या रहे हैं, चुप क्यों हैं, और बोलने के क्या मतलब है, चुप रहने की क्या मतलब है। देखिए, आज का दिन इसलिए भी बिहार में महत्वपूर्ण था कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ओथ ली, मनोनीत होने के बाद ओथ ली। लेकिन ओथ लेने से पहले
जिन बातों पर लोग उंगलियां उठा सकते हैं कि एक राज्यपाल को राबड़ी देवी जी के घर पर नहीं जाना चाहिए था संवैधानिक पद पर रहते हुए, ये प्रश्न उठ सकता है। लेकिन तब गए जब ओथ नहीं लिया था। बाकी लोग तो चाहे तेजस्वी हो चाहे नीतीश हो, ये लोग राजभवन गए और राज्यपाल से मुलाकात की। अब राज्यपाल भी बिहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। राज्यपाल राज्यपाल कम और पॉलिटिशियन ज्यादा हैं। राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अ, दक्षिण पंथ में आए हैं, दक्षिण पंथ विरोधी सियासत को छोड़कर। और उस बात के लिए उनको पुरस्कार मिला है जो उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ बोला, शाहबानो मामले में कुछ बातें खुलासा के तौर पर कही, यानी राजीव गांधी को बदनाम करने का उनको पुरस्कार मिला राज्यपाल के तौर पर। फिर आप देखेंगे कि जो केरल में उनकी भूमिका रही वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सियासत के अनुरूप रही। और अब बिहार में बड़ी भूमिका उनके लिए है, बड़ी भूमिका इंतजार कर रही है और महीन पॉलिटिक्स में महीन चाल आने वाले समय में चलते हुए आप सब महसूस करेंगे। उसमें आरिफ मोहम्मद खान की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। अब लौटते हैं, वो भी भूमिका आएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन लौटते हैं हम इस बात पर कि जो राजनीति बिहार में नए साल पर शुरू हुई है उसकी बुनियाद क्या है, वो क्यों शुरू हुई है। तो आप पाएंगे कि बिहार में बदलती हुई राजनीति का जो केंद्रीय बिंदु है, ओरिजिनल सोर्स है, वो अमित शाह का वो बयान है जो उन्होंने नीतीश कुमार जी के संदर्भ में दिया है। और एक टीवी चैनल में कॉन्क्लेव में दिया था, आप सबको पता है, क्योंकि बात बढ़ाना है और धागे जोड़ने हैं तो हम आपको उसको याद कराना जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस भी बताना जरूरी है। कि उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जब विधायकों की बैठक होगी, हालांकि संसदीय दल का उन्होंने ये किया, संसदीय दल तो पार्टी का भी हो सकता है, गठबंधन का भी हो सकता है, तो उसमें यह तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसका मतलब चुनाव से पहले यह तय नहीं है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात से, इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में वो भूचाल आना शुरू हुआ। जेडीयू ने भी तरह तरह के से प्रतिक्रियाएं दी, उनके ऑफिशियल ट्वीट हैंडल पर भी कई प्रतिक्रियाएं आई जिसकी हम चर्चा करते रहे हैं। नीतीश, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, और ये सारी बातें उठी। कुछ इस घटना को कहीं नाराज ना हो जाए नीतीश, इसके लिए कवर अप करने का भी प्रयास हुआ। कवर अप किससे कराया गया, तो स्टेट लीडरशिप से कवर अप कराया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नीतीश और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इन बातों से कवर अप हुआ नहीं। कारण ये था कि जो लाइन अमित शाह ने खींच दी उसको काटने वाली लाइन या तो स्वयं अमित शाह बोले या फिर उनसे कोई बड़ा नेता बोले। अब जितने नीचे में प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो तो उनकी बात से को सुपरसीड नहीं कर सकते थे, तो बात बिगड़ती रही। फिर जनता दल यू में भी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, पहले लंबे समय से जेडीयू के रहे हैं, उनकी अपनी भूमिका भी अलग अलग किस्म से रही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, समय समय पर साबित हुआ है। जैसे ललन सिंह है। अब ललन सिंह, वक्फ बोर्ड के बारे में पार्टी का कोई अधिकृत फैसला भी नहीं होता है, लेकिन वो संसद में वक्फ बोर्ड के पक्ष में, वक्फ बोर्ड पर जो सरकार ने प्रारूप लाया उसके पक्ष में वो बोलने लगते हैं। फिर बाद में वो संसदीय समिति को सौंपा जाता है। बाद में फिर नीतीश, जेडीयू की बैठक होती है, उसमें वक्फ बोर्ड पर एक अलग नजरिया आता है।
इसका मतलब यह है कि पार्टी के रुख से अलग लाइन लेने वाले नेता ललन सिंह और उसी रुख के संजय झा भी हैं। अब इन दोनों का इस्तेमाल बीजेपी नीतीश कुमार को संभालने में, बैलेंस करने में लगातार कर रही है। नीतीश कुमार को भी पता है कि कब कौन सी गोटी को खेलना है। जब बीजेपी में जाना होता है तो वो संजय झा जैसे नेताओं को इस्तेमाल करते हैं। ललन सिंह का इस्तेमाल पहले लालू प्रसाद जी के साथ गठबंधन में हुआ करता था, लेकिन अब ललन सिंह ने अपना कैरेक्टर बदल लिया है। तो अब ललन सिंह का इस्तेमाल आने वाले समय में जो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है, जो टुवर्ड्स लालू प्रसाद गठबंधन में या इंडिया गठबंधन में जाने की होगी, उसमें संजय झा और ललन सिंह की कोई भूमिका नहीं रहने वाली है, क्योंकि वो वही बोलेंगे जो बीजेपी को सूट करेगा। ये राजनीति समझ लीजिए। अब इसको इस रूप में ना बोलें कि जेडीयू में तो अभी भी कह रहा है कि एनडीए मजबूत है। जेडीयू नहीं कह रहा है, वो ललन सिंह और संजय झा कह रहे हैं। बाकी जो जेडीयू कहेगा वही जो नीतीश कुमार कहेंगे। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, आरसीपी सिंह होते थे, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, वो बीजेपी की भाषा बोलने लगे थे जेडीयू में रह करके। बाद में वो भी आउस्ट हो गए पॉलिटिक्स से, उनको पार्टी से इन्होंने निकाल दिया, फिर इन्होंने छोटी पार्टी बनाई, फिर आज कहीं नहीं, न बीजेपी ने पूछा न जेडीयू ने पूछा, वो कहीं के नहीं रह गए। अब मैं जो इतनी बातें बता रहा हूं तो इस पृष्ठभूमि में बातें ज्यादा समझ में आएंगी। सबको जानना यह है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। बिहार की राजनीति में एक बात जो मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं, जो होने जा रहा है वो ये कि नीतीश कुमार अगला विधानसभा चुनाव एनडीए में रहकर नहीं लड़ेंगे। और इसके जो कारण हैं वो कारण स्पष्ट हैं कि उनको दिखने लगा है कि चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनको महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे बनाकर रख दिया जाने वाला है। और नीतीश कुमार राजनीति में किसी के पीछे चलकर अब तक राजनीति नहीं करने के लिए जाने जाते रहे हैं। जब वो इंडिया गठबंधन छोड़ते हैं तब भी यही बात होती है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, चेहरा नहीं बनाया गया इंडिया गठबंधन का, यानी वो लीडरशिप देना चाहते हैं, किसी और का लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उनकी राजनीति की तासीर है, आलोचना भी समझ लीजिए, लेकिन ये तासीर भी है। तो अब वो एनडीए में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, इसका दूसरा तर्क ये है कि पिछला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ लड़ा था। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को हराने का काम किया। एलजेपी के चिराग पासवान ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए और उनको हराया। और तब जेडीयू 42-43 सीट पर आ गई, जो कि 72-73 सीटों पर हुआ करती थी। तो ये बात नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी तो हमारी लकीर छोटी करेगी, तब उनकी लकीर बड़ी होगी, तब वो अपना मुख्यमंत्री बना सकेंगे, हमारा इस्तेमाल करेंगे। तो क्या इतनी दूर तक नीतीश कुमार देखते रहेंगे? जाहिर है उनको राजनीति समझ में आती है। हम जितना देखते हैं हमसे ज्यादा नीतीश कुमार देखते हैं, हमसे ज्यादा दूसरे वो पॉलिटिशियन देखते हैं जिनका जो स्टेक होल्डर हैं, जिनका हित जुड़ा हुआ है। तो यहां से नीतीश कुमार ने एक घुमाव ले लिया कि अब वो एनडीए में नहीं रहने वाले हैं। तो क्या करें? क्या अचानक सरकार छोड़ दिया जाए? अचानक सरकार छोड़ने का फैसला जेडीयू में वर्टिकल स्प्लिट के रूप में हो सकता है, जेडीयू टूट सकती है। बीजेपी ने भी बैकअप तैयारी कर रखी है, जिसमें वो किसी दूसरी पार्टी से एमएलए को तोड़ सकते हैं या सांसद को भी जेडीयू को अपने साथ रख सकते हैं।
तो क्या नीतीश कुमार ऐसी चाल चलेंगे जिससे उनका ही नुकसान हो जाए और चुनाव आते आते? तो ये समझने की बात है। फिर होता है समीकरण। नीतीश कुमार पॉपुलर वोट्स का समर्थन लेकर के पॉलिटिक्स करते हैं। आज नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने के लिए वजह क्या है? ये वजह तो नहीं हो सकती कि वो हमको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे इसलिए छोड़ दिए। इस वजह से तो जनता साथ नहीं देगी। नीतीश कुमार को वजह बनानी होगी अमित शाह के ही बयान से। वो अमित शाह जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बुरा भला कहा, कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर कहना फैशन की बात हो गई है। इतना नाम अगर देवताओं का भगवान का लिया होता तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता। अब ये इतना जबरदस्त आधार है कि इस आधार पर नीतीश कुमार बिहार में सियासत की नई गाथा लिख सकते हैं। समझ लीजिए, नई गाथा। और नीतीश कुमार के पास ये भी मुद्दा है कि हम तो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। हमने बारंबार बोला, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मोदी सरकार जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहती। ये एक दूसरा लाइन है जहां पर कि जिन बातों पर अगर वो एनडीए छोड़ते हैं तो उनका समर्थक वर्ग उनको हाथों हाथ लेगा, उनका वेलकम करेगा। इस नीतीश कुमार कभी इस आधार पर गठबंधन नहीं छोड़ते हैं कि हमको नेता नहीं बनाया। ऐसा पिछली बार ही हुआ था जब वो इंडिया गठबंधन से एनडीए में जा रहे थे, तो फिर भी बोला कुछ नहीं था, लेकिन कोई बड़ी वजह दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई संगठन बैठक नहीं हो पा रही थी, बड़े फैसले नहीं लिए जा रहे थे, एकजुटता का अभाव था, हम जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। इस आशय की बात उन्होंने कही, लेकिन ये नहीं कहा कि हमें नेता नहीं बनाया इसलिए जा रहे हैं। वो बात वो कहेंगे तो उनको कोई समर्थन नहीं मिलेगा। फिर आप आगे देखें तो नीतीश कुमार ये 2 मुद्दे पकड़ते हैं तो राजनीति को आगे कैसे ले जा सकती है। अब कुछ सूचनाओं को जोड़िए। नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस के टच में हैं। कांग्रेस के नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार आए तो उनकी एक एक गतिविधि पर बीजेपी की नजर थी। ये यूं ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से मिलने से इनकार कर देंगे, कहेंगे जेपी नड्डा से मिल लीजिए। मैं तो बार बार टीवी चैनल में कहता हूं, आप सबके सामने उसको दोहराता हूं कि जेपी नड्डा से जब कोई मिलता है मतलब बात बन नहीं रही होती है। जब किसी की मुलाकात अमित शाह से होती है तब बात बन रही होती है। लेकिन यहां तो अमित शाह को भी गायब कर दिया गया, क्योंकि अमित शाह ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक बयान दिया था। तो मोदी ने क्या कहा, और मोदी और शाह तो 2 जिस्म एक जान है, तो दोनों को फर्क करके मत देखिए। तो जब शाह में नहीं मिलने की स्थिति में है तो मोदी भी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने जेपी नड्डा की ओर भेजा। भाई जेपी नड्डा से मिलने का मतलब कोई नतीजा नहीं निकलना। जेपी नड्डा की कोई बीजेपी में हैसियत ही नहीं है। अध्यक्ष जरूर है लेकिन एक्शन के मामले में कोई ऐसे मामलों में तो बिल्कुल नहीं है। तो नीतीश कुमार जेपी नड्डा से क्या कोई विशिंग मुलाकात करने थोड़े जा रहे थे, उन्होंने मुलाकात नहीं की। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस के टच में आने की गंध जो है लग चुकी है। ऐसे भी ये पेगासस वाले लोग हैं, किसका मोबाइल कहाँ टैप, किसका मूवमेंट वॉच करते हैं, सारी एजेंसियां लग करके उनको बता देती हैं। तो उससे ये सुगंध या गंध, मैं कह रहा हूं सुगंध बोलना थोड़ा उचित नहीं है, गंध ले लेते हैं। तो गंध उन्होंने ले लिया कि नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस के साथ हो रही, कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं, यानी गतिविधि संदिग्ध है। तो संदिग्ध हो जाने के बाद वो क्यों मुलाकात करेंगे? उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो नीतीश कुमार
फिर जैसे अपना वापस लौटना था लौटे। और इस बीच जो सियासत जो चल रही है उसमें जो गॉसिप हैं, जो संभावनाएं हैं, जो बातें घटित हो रही हैं, उस पर सब घटना भी शुरू हो गया। इसका मतलब भी सब लोग समझने लगे, बिहार में भी मतलब समझ में आने लगा। अब एक और घटना जो घट रही है बिहार में, वो ये है कि नीतीश कुमार जब दलित, महादलित, ओबीसी और अदर्स को जोड़ने के लिए, अदर्स को इसी हिसाब से जोड़ा जाता है, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस के माध्यम से अदर्स जुड़ जाएंगे, दलित को जोड़ना है तो दलित की सियासत करने वाले वहां जीतन राम मांझी भी हैं, वहां चिराग पासवान भी हैं, इनमें से किसी को जोड़ना होता है। इसी तरीके से इवन मुकेश सैनी भी हैं, और इसी तरीके से ओबीसी की सियासत करने वालों को भी जोड़ने का प्रश्न रहता है। तो हालांकि आरजेडी बजाते ये काम कर रही होती है, मुकेश सैनी जी उनके साथ जुड़े हैं, ओबीसी की टीम वो बना चुके हैं, ये भी बात स्पष्ट है। लेकिन लालू प्रसाद जब ये काम कर रहे हैं तो साथ साथ वो तैयारी भी करेंगे ताकि एक नई ऊर्जा, नया गठबंधन, नया जोश दिखे और बिहार में बदलाव की राजनीति नजर आए। जब ये स्टैंड लिया जाएगा और लिया जा रहा है, तब क्या हम जो आपको दिखा रहे हैं ये क्या है? ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव अपनी मम्मी के साथ बैठे हैं और आग सेक रहे हैं। ये बिहार की राजनीति का तापमान जो है इस वहां की सियासत में गर्म हो रहा है, उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। और इस तस्वीर को एक सोच समझ के साथ जारी किया गया है। भाई, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उनसे राज्यपाल मिलने आए, जन्मदिन की बधाई देने आए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो भावी मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों एक साथ बैठे हैं और लालू प्रसाद जी का बयान नीतीश कुमार को न्योता देने का, ये सारी सिंक हो रही है, एक मैसेजिंग है इन तस्वीरों के माध्यम से। इसलिए मैंने उस तस्वीर को लगाया है। और इसमें अब मैं अपनी बात को थोड़ा और आगे ले जाऊं उस पॉइंट पर जहां मैं दलित सियासत पर बात करने वाला हूं, उससे पहले वो एक बयान सुन लीजिए आज का, जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मौजूदगी में पत्रकार पूछ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं, वो आप देखिए। आराम से, धक्का मुक्की नहीं, आप आराम से देखिए। हमको जाने दोगे तो हो जाएगा। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें मत रेस करिए। और उसके बाद आप आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप कल लालू जी से मिले, क्या बातचीत हुई? आपकी बातचीत कोई चीज नहीं। मैं लालू जी को यहाँ पे सबको जानता हूँ, तो ये एक सद्भाव की मुलाकात है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं इनके पास, ये मुख्यमंत्री नहीं भी होते तो भी मैं जाता ही। लालू जी जो है नीतीश जी को बोल रहे हैं कि आप आ जाइए। इस सब अच्छी बात है, कहीं पॉलिटिकल बात। ये बाइट हमने आपको दिखाई, और जाहिर बात है कि जो बात कही जा रही है वो तस्वीर में आपने देखा कि नीतीश कुमार उस सवाल के जवाब में कि लालू जी ने आपको न्योता दिया है, मुस्कुराते हैं, गुस्सा नहीं होते और हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों हाथ जोड़ते हैं? उनके पीछे सम्राट चौधरी खड़े हैं, बगल में आरिफ मोहम्मद खान खड़े हैं। ये मौका थोड़े होता है ऐसे विषयों पर बयान देने का, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा करके इसका जवाब दे दिया। चाहते तो बोल सकते थे कि लालू तो बहुत बच्चा पैदा करने वाले हैं, बयान दिया था ना उन्होंने, लालू को के खिलाफ में कुछ अपमानजनक बोल देते,
लेकिन नहीं, अभी लालू जी के लिए मुस्कुराने का समय है। लालू जी के लिए मुस्कुराने का समय है, तो मुस्कुरा रहे हैं नीतीश कुमार। ये मैसेज है, ये मैसेजिंग है। और आप देखिएगा ना, अभी 14 तारीख को आने दीजिए मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में दही चूड़ा का खेल चलेगा। मैं पहले से कह रहा हूं, दही चूड़ा का खेल चलेगा। नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने अचानक पहुंच जाएंगे राबड़ी देवी जी के घर, लालू प्रसाद जी के घर। और परिवार त्योहार है, त्योहार में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, ऐसा मैसेज आएगा। मैं पहले से कह रहा हूं, आप दही चूड़ा के दिन का इंतजार कीजिए, चाहे 14 को मनाया जाएगा या 15 को मनाया जाएगा। आजकल एक त्योहार 2-2 दिन मनाए जाते हैं। इन 2 दिनों पर आप नजर रखिएगा, ज्यादा समय नहीं है, नए साल का है, 12 दिन 13 दिन बाकी है। अब ये देखिए कि बिहार में और क्या होने जा रहा है। मैं वापस उस विषय पर लौटता हूं जिसमें बिहार की राजनीति करवट लेती दिख रही है, और राजनीति में क्या हो रहा है उसको देखना समझना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, चिराग पासवान एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में। ये बात उन्होंने अपनी राजनीति से स्थापित की है। उन्होंने जब नीतीश कुमार को हराना चाहा तो भारी नुकसान किया, उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई, उनके सांसद उनसे छीन लिए गए, उनका चुनाव चिन्ह भी उनसे छीन लिया गया। फिर भी वो मोदी शाह के साथ में अपना सिंक बनाकर रखे और परिस्थिति को उन्होंने बदला। और अब हालात ये हैं कि उनके चाचा और वो तमाम लोग जो चिराग पासवान को छोड़कर सियासत कर रहे थे, लोभ लालच में थे, मोदी जी हमारे साथ न्याय करेंगे, शाह जी हम न्याय नहीं होने देंगे, हम इंतजार करते हैं, वो इंतजार ही करते रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने राजनीति की तो उसका प्रतिफल उनको मिला। फिर से वो सांसदों की संख्या, फिर से वो सारा जो राजनीतिक विरासत रामविलास पासवान जी का है उसको उन्होंने अपने में बटोरा। अब जिस हिसाब से चिराग पासवान को महत्व मिलना चाहिए गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, उस हिसाब से महत्व नहीं मिला है, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी खुद को देख रहे हैं। तो बीजेपी तो उनको मुख्यमंत्री बनाने से रही, आप समझ लीजिए, तो फिर कैसे उनका रास्ता बनेगा। तो एक सियासत ऐसी चल रही है जिसमें नीतीश कुमार, कांग्रेस और चिराग पासवान, ये कॉम्बिनेशन खड़ा हो रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन जैसे ही बोलते हैं तो वैसे ही आरजेडी अलग हो जाती है। लेकिन लालू प्रसाद इस चीज को समझते हैं। तेजस्वी यादव इस कॉम्बिनेशन का खतरा नहीं देख पा रहे। लालू प्रसाद जानते हैं कि अगर कोई तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ हो गए और चिराग पासवान एक साथ हो गए, तो तत्काल नतीजा ये होगा कि बीजेपी में तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़कर के अकेले वो बिहार में कोई चमत्कार कर दे। उनकी संख्या तो और घट जाएगी, मूल फोर्सेस 2 रह जाएंगे, भाई कांग्रेस, नीतीश और चिराग, और फिर आरजेडी। अब उनके साथ लेफ्ट रहता है कि लेफ्ट इनके साथ आता है, इससे ये तय होगा कि दोनों में बड़ा कुनबा कौन होगा। अगर लेफ्ट भी आ गया नीतीश कुमार और कांग्रेस और चिराग पासवान के साथ, तो फिर तेजस्वी की सियासत को बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा। इस बात को लालू प्रसाद समझ रहे हैं। लालू प्रसाद ने तुरंत, लालू जी ने कवर अप किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का वेलकम है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो रही है, कितनी बड़ी घटना घट रही है बिहार में। बिहार की राजनीति पूरी तरह से करवट लेती हुई दिख रही है। और अगर लालू प्रसाद जी जैसे परिपक्व नेता आरजेडी के साथ नहीं हो तो एक नया समीकरण उभर जा सकता है। और इस समीकरण में
कांग्रेस का भी फायदा होगा कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी, वो अपनी शक्ति को वापस कर सकते हैं। नीतीश का भी फायदा होगा और चिराग पासवान का तो होना ही है। ये तीनों, और अगर लेफ्ट आ गए तब तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा, विनिंग कॉम्बिनेशन। अब इस बात से बीजेपी जितनी डरी है उससे ज्यादा तो डर तेजस्वी यादव जी को होना चाहिए, लेकिन राजनीति शायद उनसे बेहतर, शायद क्या, डेफिनेटली उनसे बेहतर लालू प्रसाद जी समझते हैं। उन्होंने इस अनहोनी को घटित होने से रोकने के लिए एक बड़ा दांव खेला कि नीतीश बम उन्होंने फोड़ा है। ये नीतीश बम जो है, लालू प्रसाद ने जो फोड़ा है, इस बम से भारतीय जनता पार्टी की सियासत को तहस नहस कर देंगे लालू प्रसाद जी। अब समझिए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो करवट लेता देख रहा है, वो उसमें चिराग पासवान की एंट्री हो जाएगी, तो ये कॉम्बिनेशन कितना बड़ा कॉम्बिनेशन होगा। आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस नीतीश प्लस चिराग पासवान, और जीतन राम मांझी वगैरह तो अवसर देख करके इधर से उधर होते हैं, वो तो आ ही जाएंगे, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जहां मजबूत होता है खेमा, वहां वो लौट आते हैं, वो लोग लौट आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी। ये सियासत करवट ले रही है बिहार की। अब यहां पर एक प्रश्न और है कि ये होगा कब? जो बातें हम कह रहे हैं उसको आप बोलेंगे गॉसिप है, कह सकते हैं, आपको हक है। ये होगा कब और कैसे? अगर सारी चीजें अपने ढंग से फलीभूत होने लगी और ये फलीभूत होकर के तुरंत, यानी मौका न मिले केंद्र सरकार को, तुरंत अगर एकजुट होकर के ये राज्यपाल के पास पहुंच जाए, तो उस स्थिति में राज्यपाल के लिए अवसर नहीं होगा। जैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई थी और बीजेपी तब कुछ नहीं कर पाई थी, वैसी स्थिति हो जाएगी, आरिफ मोहम्मद खान भी कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इसमें खेल करने का मौका बीजेपी को मिल गया, तो इस घटना में वो जेडीयू को तोड़ सकते हैं। कुछ लोग उनके हैं, लेकिन जेडीयू वर्टिकल स्प्लिट नहीं होगा, कुछ सांसद टूटेंगे। जैसे चिराग पासवान के साथ हुआ था, सारे सांसद चले गए थे, लेकिन चिराग पासवान का मतलब चिराग पासवान और एलजेपी की विरासत चिराग पासवान की थी, उन्होंने साबित कर दिखाया। उसी तरीके से नीतीश कुमार के साथ कुछ सांसद चले भी जाएं, तो राजनीति तो नीतीश के नाम पर चलती है। ललन सिंह एक सीट जीत सकते हैं क्या? कि संजय झा जीत लेंगे कोनो सीट? तो सीट जीतना है तो नीतीश कुमार के ही साथ सीट जीता जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो इस तरीके से आप देखें कि ये घटना या तो तुरंत में घटेगी 14 जनवरी 15 जनवरी के बाद, और या फिर ये इंतजार थोड़ा लंबा होगा, चुनाव की घोषणा का इंतजार होगा। उस घोषणा के बाद जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार, और ये तय हो जाएगा कि कोई राष्ट्रपति शासन वगैरह नहीं लगने वाला है, और चुनाव कैसे भी हमारे नेतृत्व में हो, ये बड़ा सवाल दोनों पक्ष के लिए है। बीजेपी भी चाहती है कि जब चुनाव हो तो मिशनरी पर, प्रशासनिक तंत्र पर हमारा कब्जा हो, राज्यपाल रहेंगे ही, सब काम हो जाएगा। और चुनाव की तैयारी के लिए राज्यपाल को लाया गया है, पॉलिटिशियन राज्यपाल को। और भी इधर नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ये अवसर उनको न दिया जाए, मेरे हाथ में रहे, जिधर नीतीश कुमार रहे उधर ही प्रशासन तंत्र रहे, ये इनकी भी कोशिश है। तो ये इंतजार इसीलिए किया जा रहा है। तो घटनाएं दोनों होंगी। एक बात तो आप तय करिए कि ये निश्चित रूप से ये घटना घटेगी कि नीतीश कुमार एनडीए में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि राजनीति की दिशा जो है वो दलित, ओबीसी, मुस्लिम्स और ये कॉम्बिनेशन, बड़ा कॉम्बिनेशन बन करके उभर रहा है।
और ऐसा करने से एक और काम होगा जिस बात की ओर अभी तक ने चर्चा नहीं की है, वो है कि पीके की राजनीति फलने फूलने से पहले ही खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर की राजनीति इस विधानसभा चुनाव में जो उम्मीद जग रही है कि वो कुछ सीट ला सकते हैं, दूसरा तीसरा स्थान ले सकते हैं, किसी को हरा और किसी को जिता सकते हैं, उनकी इस क्षमता पर सबसे ज्यादा प्रहार इसी कॉम्बिनेशन के बनने से होगा। तो राजनीति तेजी से बदल रही है बिहार की। और अब मैं कुछ प्रतिक्रियाएं भी लेना चाहता हूं। विधि जी लिख रही हैं, मैं थोड़ा पहले से प्रतिक्रिया लेता हूं और तो समझ में आएगी बात। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, पटेल भाई आएगी आएगी आएगी। अच्छा, ये भी कोई बातचीत ही चल रही थी। मैं आऊं। विधि जी का लिखना है, कहना है कि नीतीश इलेक्शन में अंबेडकर वाले मुद्दे का नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। एक वजह नीतीश के ड्रामे के पीछे यह भी है। बिल्कुल सही बात है और इस पर हमने चर्चा की है। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, आरिफ मोहम्मद खान हैज सोल्ड हिज सोल टू द गुजरात लॉबी। इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। जब राजीव गांधी को बदनाम करके वो बीजेपी में एंट्री लेते हैं तो हम कह चुके हैं, आपसे बिल्कुल सहमत। आनंद त्यागी जी कहते हैं, जैसन समझे नहीं आए लेकिन अच्छा कुछ कह रहे हैं, समझे नहीं समझे। विधि जी लिख रहे हैं, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी आदिवासी बहुल्य राज्य झारखंड में अपनी सरकार नहीं बना पाई, तो क्या बिहार में अल्पसंख्यक गवर्नर को कोई फायदा मिलेगा? अल्पसंख्यक गवर्नर के तौर पर मुसलमान उनको देखते ही नहीं। आरिफ मोहम्मद खान को देखने का नजरिया आप किसी भी मुसलमान से बात करके देख लीजिए, उनको एक मुसलमान के तौर पर नहीं देखा जाता है। वो बीजेपी में भी बहुत सारे मुसलमान चेहरे फलते फूलते रहे हैं, अब उनका भी समय चला गया, तो उनको भी वो मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं मानते थे और आरिफ मोहम्मद खान को भी नहीं मानते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो मुसलमान है इसलिए उनको राज्यपाल बनाया गया है, नहीं। उनको राज्यपाल बनाने की वजह है कि वो एक माहिर पॉलिटिशियन है, वो माहिर मैनेजर हैं, वो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकली भी। इस खासियत की वजह से उनको लाया गया है। भारत की सोच लिख रहे हैं, अब मोदी के जाने का टाइम हो गया है गुजरात। और अमित चैटर्जी लिख रहे हैं, सबसे पहले अल्पसंख्यकों के केंद्रीय सरकार पलटना होगा, इसलिए सबसे ज्यादा लड़ाई आंदोलन से उठा नेता को इंडिया की लीडर बनाना होगा, तो सब ठीक हो जाएगा। ये चीजें इस पर आज हमने बात नहीं की है, लेकिन ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या बिहार की राजनीति का असर दिल्ली में पड़ने वाला है। एक बात यह है कि सिर्फ बिहार से दिल्ली की सत्ता नहीं हिल रही है, नहीं हिलने जा रही है। लेकिन अगर चिराग पासवान के 5 सांसद भी अलग हो जाएं, जेडीयू के 16 सांसद भी अलग हो जाएं, 21 सांसद होते हैं, 21 सांसद, और हम अगर जीतन राम मांझी के भी सांसद अलग हो जाएं तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। मगर ये एक साथ घटित होता अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी जेडीयू के कुछ सांसदों को तोड़ फोड़ करके रखा हुआ है। अब इंडिया गठबंधन तो पूरे देश में किसी सांसदों को दूसरी पार्टियों को तोड़ने नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, अगर ऐसी घटना घटित होगी और लगेगा कि चंद्रबाबू नायडू को कि हमारे हाथ खींच लेने से ये सरकार गिर सकती है, लगेगा अजित पवार को कि हमारे हाथ खींच लेने से ये सरकार गिर सकती है, भले उनके एक ही सांसद हो, एक या दो हैं, तो 2 सांसद हैं, ऐसी स्थिति में
इवन एकनाथ शिंदे को भी अगर लगेगा कि उनके एक्शन लेने से सरकार गिर सकती है, तो ये सारी शक्तियों के एक होने का अवसर बिहार की सियासत देगा। लेकिन आज की तारीख में हम ठोक कर ये बात नहीं कह सकते। हमें घटती हुई घटनाओं पर नजर रखनी पड़ेगी, और तब तो फिर कल्पनाशीलता हो जाएगी ना कि आप अपने हिसाब से चीजों को घटित होने के लिए जोड़कर बता दीजिए कि ये भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, और ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी घटती हुई घटनाओं के साथ विश्लेषण करना होता है। अगर चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया, तब तो एक उम्मीद जग जाएगी देश में कि ये मोदी सरकार को गिराया जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू की जो कमी है वो पूरी की जा सकती है कुछ एक और घटनाओं के जुड़ जाने के बाद। तो ये महत्वपूर्ण है जिस बारे में आपने ध्यान दिलाया, अमित चटर्जी जी। जे फ्रांसिस जी नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको भी, फ्रांसिस जी को भी, विधि जी को भी, विजय त्रिपाठी जी भी हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ हैं, उन सबको और सबकी ओर से एक दूसरे को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। विजय त्रिपाठी जी लिखकर, प्रेम सर, डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम तड़ीपार ही इज AH? मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। त्रिपाठी जी नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। और दीदी जी लिख रहे हैं, बीजेपी एनडीए की तरफ से चिराग को तेजस्वी के सामने यंग सीएम के चेहरे बनाकर पेश करने की स्ट्रैटेजी पर विचार कर रही है। ये बीजेपी इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा दिल नहीं रखती है, ये बात समझ लीजिए कि तेजस्वी, अगर बीजेपी ने ऐसा कर लिया कि तेजस्वी यादव को सीएम का फेस घोषित कर दिया, तब तो फिर बिहार की राजनीति को बीजेपी लूट ले जाएगी। ये तो इतनी बड़ी चाल है। आप ये समझ लीजिए, फिर दलित के वोट केवल महादलित में नहीं, दलित में बाकी दलित के वोट भी नए सिरे से कंसोलिडेट होंगे। लेकिन ये बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि इसका स्वयं बीजेपी में विरोध होगा। ये मनुवादी ब्राह्मणवादी पार्टी है, इस बात को क्यों भूल जाते हैं। ये नहीं कि एक दलित युवा को चेहरा बनाए, यह असंभव है। अगर इतनी सदाशयता होती तो हम सब भी बीजेपी के एक्शन के साथ होते, हम थोड़े खिलाफ होते। उनका एक्शन चूंकि स्वभाव से दलित विरोधी है, स्वभाव से वो आरक्षण विरोधी है, स्वभाव से वो मनोवादी हैं, स्वभाव से वो संविधान को नहीं मानने वाले हैं, स्वभाव से वो दक्षिणपंथी सोच को रखने वाले हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि चिराग पासवान के वो उस संभावना पर विचार ही नहीं करते जो आपने दिखाया है। विजय त्रिपाठी जी कहते हैं कि विधि मैम नमस्कार, विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर। और आगे जैसन फ्रांसिस जी भी नमस्कार कह रहे हैं, अरविंद त्यागी जी भी कुछ लिख रहे हैं, डरपोक पटेल भाई, ओहो आपस में बातचीत। विधि जी कह रहे हैं, आयुष पटेल जी, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि नीतीश के 12 सांसद हैं और चिराग के 5। नीतीश को केंद्र में बुलाने के बाद चिराग के लिए विचार किया जा रहा है। चलिए, आप इस सवाल का जवाब हो गया, मैं आ गया हूं। तो प्रतिक्रियाएं, लेने लायक प्रतिक्रियाएं मैं खोज रहा हूं। फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, नीतीश जी had seen what BJP had done with महाराष्ट्र, ओडिशा and the other NDA allies। बिल्कुल सही बात है। और नीतीश जी को भरोसा नहीं है बीजेपी पर, इसलिए वो एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये प्रेडिक्टेबल है, ये बिल्कुल हम पहले से कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। और आगे प्रतिक्रियाएं लें तो मैं जल्दी विधि जी की प्रतिक्रिया, बिहार में नीतीश ही गेम चेंजर साबित होंगे, जिधर नीतीश होंगे उसी की सरकार बनेगी। ये बिल्कुल सही बात है। और हालांकि जब भी नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो फिर बीजेपी वाले ऐसी बात करने लगते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनकी पकड़ कमजोर हो गई है, लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है, तब वो ताकतवर नेता हो जाते हैं। ये राजनीति का खेल है, राजनीति में ऐसे ही बयान बोले जाते हैं। एक ही भाई तिवारी जी कोई विधि जी लिख रहे हैं, सर नीतीश ने एचएम के
दिए बयान के तुरंत बाद ही फैसला ले लिया था। बहुत दूर की सोच है। नवंबर के इलेक्शन में नीतीश इस मुद्दे पर नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। ज्योति जी की प्रतिक्रिया नमस्कार कर रही हैं अपने साथियों को प्लेटफॉर्म पर जो आए हैं। और अभी आगे मैं बातचीत को थोड़ा आगे ले जाऊं। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, अरविंद जी आपके विचार हरियाणा इलेक्शन से पहले कुछ और थे, अब अलग हैं, दुर्भाग्य। और विधि जी लिख रही हैं एके जी, नीतीश केवल कुर्सी का है, किसी का नहीं, प्राण भी कुर्सी पर ही निकलेंगे। ये एक टिप्पणी, जाहिर बात है बहुत सारे लोग ऐसी टिप्पणी रखते हैं नीतीश जी के बारे में, ऐसा सोचते हैं। और आगे हम प्रतिक्रियाओं को लें तो देखिए श्री किरण जी लिख रहे हैं, चीन ने ट्रंप का निमंत्रण ठुकरा दिया है और हमारे वाले हफ्ते भर से निमंत्रण की भीख मांग रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को कोट कर रहे हैं। दरअसल ये मसला सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद से उभरा कि एस जयशंकर न्योता मांगने गए हैं, हालांकि इस बात की कोई पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता। पंकज वर्मा जी लिख रहे हैं, धरती पर रहकर जो लोग स्वर्ग के सपने दिखाते हैं वो लोग खुद स्वर्गवासी होकर वहां का आनंद लेने पहले क्यों नहीं चले जाते हैं, ताकि जो लोग धरती पर रहना चाहते हैं उनके लिए सुगम जीवन का माहौल बन सके। पंकज वर्मा जी, आज मैं एक बुजुर्ग की का वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात कही कि आमतौर पर लिख करके आया जाता है, भेजा जाता है, जब किसी का कोई निधन हो जाता है तो उस पोस्ट कार्ड पर लिखा होता है कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फला 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 साहब स्वर्गवासी हो गए हैं और इस अवसर पर ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम तमाम। जब स्वर्गवासी हो गए हैं तो दुख के साथ क्यों बताना पड़ रहा है? ये प्रश्न उस बुजुर्ग ने बहुत शानदार उठाया और उस विरोधाभास को सामने रखा कि हमें एक तरफ आकांक्षा रखते हैं कि स्वर्गवासी हो जाए और दूसरी तरफ स्वर्गवासी होने पर दुख के साथ एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात उस व्यक्ति ने कही जिसको मैं कोट कर रहा हूं। आगे श्री किरण जी, जयशंकर गए हैं कटोरा लेके, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन विधि जी की एक बात और मैं लेता हूं कि नागपुर से उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में बड़े दंगे की तैयारी चल रही है, यह मैं मानती हूं, और हिंदू मुस्लिम बीजेपी समाज के सबसे निचले स्तर तक करने में कामयाब हो गई हैं। देखिए विधि जी, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि आज की ही खबर है कि अमित शाह जी ने ये कहा है कि वो कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर करना चाहते हैं। अब ये बात, ये सोच अपने आप में विस्फोटक है। एक शांत कश्मीर में आग लगाने वाली सोच है। पूरे देश में भी इसके कोई अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इसको कहते हैं चुनाव की तैयारी। जो आप कह रहे हैं वो दूसरे रूप में घटित होता दिखने लगा है। मेरा मन तो इसी विषय पर आज शो करने का था, लेकिन मैंने बिहार को ही चुना। ये बहुत बड़ा विषय कि अमित शाह ने ये घोषणा की है कि कश्मीर का नाम क्यों नहीं कश्यप ऋषि के नाम पर किया जाए। अब इस पर वाद विवाद होंगे, हिंदू मुसलमान होगा, बहुत विद्वान आएंगे, क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन एक शांत पानी में पत्थर मारने वाली बात अमित शाह ने कर दी है, ये बात भी साफ है। और विधि जी लिख रही कि के जी, इसके पीछे की वजह है कद में कुल 4 मेंबर्स भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए होते हुए भी समिट में बाइडेन पीएम का नाम भूल गए थे। उसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहे हैं ट्रंप। बिल्कुल सही बात। प्रतिक्रियाएं और भी बहुत सारी आज प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन सबको मैं ले नहीं पाऊंगा और प्रोग्राम का भी एक समय होता है। समय पर शुरू करना तो हम नहीं कर पाते, समय पर खत्म करना भी जरूरी है। तो आज की चर्चा को आप सबकी इजाजत से यहीं पर खत्म करने की, चर्चा को रोकने की हम आपसे इजाजत मांगते हैं। और आप सबसे अपील कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमारे मित्र हरिशंकर जोशी जी के भी चैनल संदेश को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तमाम चीजें करें। और इसी
बात के साथ आज की चर्चा को विराम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।